Okay, so last class में कहाँ तक किया था? Last class में we had basically discussed till the age pyramids. I said there are basically three age pyramids. एक होता है expanding population. Next जो होता है that is stable population, and जो third one होता है that is actually the declining population. So this was till what we did in the last class. ठीक है? So moving on ahead with the next topic, that is actually population density. ठीक है? सबसे पहले population density से पहले एक term आती है what is actually population size. ठीक है? Suppose if you go into a forest and I ask you to calculate how many lions or how many deer they are present in that forest. So what will you do? You will just simply go into that forest and count how many deer are present in that forest. Okay. Same goes for the other things also. Suppose if I ask you to calculate how many eucalyptus trees are there in that forest or anything. Okay. So that is how we actually calculate the population size. So population size very simple. It is actually the number of organisms per unit area. So area यहाँ पे what is that? It is that particular forest जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. But ये क्राइटेरिया तो तब वैलिड है अगर हम इफ यू आर काउंटिंग एनी इंडिविजुअल विच इज अ लार्ज साइज इंडिविजुअल. ठीक है? बट इफ सपोज इफ आई से दैट आई वांट टू कैलकुलेट द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया, so will I be able to calculate or count the total number of bacteria colony? टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया तो छोड़ो, अगर एक सिंपल बैक्टीरिया का कॉलोनी है, इस जो हम कॉलोनी प्लेट पे लेबोरेटरी में ग्रो करते हैं, तो इस पर्टिकुलर प्लेट पे हाउ मेनी बैक्टीरिया आर देयर, कैन आई काउंट देम इंडिविजुअली? It is practically impossible to calculate the total number of bacteria present on this plate. ठीक है? So if पर्टिकुलर केस में आके जो हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट है विच इज द पॉपुलेशन साइज, दैट इज कि हम लोग टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एक पर्टिकुलर एरिया में काउंट करें, दिस कॉन्सेप्ट एक्चुअली फेल्स ओवर हियर. ठीक है? सिमिलरली अगर मैं अगेन एक फॉरेस्ट की बात करती हूँ एंड इफ आई से कि एक हाउ मेनी व्हाट डू यू से how many कीकर trees are there or how many banyan trees are there. तो suppose उस forest में जो कीकर के trees हैं, suppose if they are 15 or suppose if they are 20, and उसके comparison में जो banyan tree का number है that is only 1. So on this basis can I conclude कि क्योंकि कीकर trees का number ज्यादा है, तो क्या बैनियन ट्री का इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस या लोगों के लिए उसकी इम्पोर्टेंस डज इट बिकम लेस एनी हाउ? नो, इट डजंट बिकम लेस, क्योंकि जस्ट बिकॉज की बैनियन ट्री का नंबर लेस है एंड उन ट्रीज का नंबर ज्यादा है, इट डजंट कंक्लूड कि जो बैनियन ट्री है उसकी इंपॉर्टेंस इट इज लेस समहाउ. सो इन केसेस में जो पॉपुलेशन साइज वाला कॉन्सेप्ट है दैट इज देयर calculating or counting the total number of organisms in that particular area, this concept actually fails. ठीक है? बट इन रियलिटी अगर कभी भी हमको किसी भी ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन साइज कैलकुलेट करना होता है, दिस इज एक्चुअली द by far the best method. But again, just like I said, कि कुछ केसेस में दिस कॉन्सेप्ट एक्चुअली फिट्स. ठीक है? सो उस कॉन्सेप्ट को रेक्टिफाई करने के लिए वी हैव another term which is known as population density. ठीक है? population density मतलब population density is the number of individuals of a species present per unit area at a given time. So इसमें एक नया कॉन्सेप्ट, नई चीज क्या ऐड हो गई है कि वी आर पर्टिकुलरली टॉकिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम. ठीक है? सपोज इफ यू आई एम कैलकुलेटिंग द टाइगर पॉपुलेशन, तो टाइगर का पॉपुलेशन जनरली जो जैसे कैलकुलेट होता है वो ऑन अ इंटायर ईयर कैलकुलेट होता है. ऐसा नहीं है कि आप हर मंथ 2 मंथ के ऊपर टाइगर का पॉपुलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं. नो, बिकॉज टाइगर का पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज तो तब होगा जब उसका ब्रीडिंग पीरियड आएगा, एंड जिसको ब्रीडिंग पीरियड है इट डजंट कंटिन्यू फॉर द एंटायर ईयर. तो जनरली किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो हम पॉपुलेशन साइज कैलकुलेट करते हैं, वी डू इट जनरली ऑन अ ईयर बेसिस. ठीक है? So population density क्या होता है? It is the number of individuals of a species which are present per unit area at a given time. For example, if I say
कि जैसे 100 जो फॉरेस्ट के अंदर मैंने 100 डियर कैलकुलेट करे, ठीक है, वो पूरे फॉरेस्ट के अंदर प्रेजेंट है, बट इफ आई से 100 डियर आर प्रेजेंट पर एकड़ ऑफ लैंड इन अ फॉरेस्ट, ठीक है, एक तो मैं स्टेटमेंट बोल रही हूँ कि पूरे एंटायर फॉरेस्ट में देर आर 100 डियर, तो ये लाइन क्या होगा, दिस इज एक्चुअली द पॉपुलेशन साइज. But if I'm saying there are 100 deer which are present per acre of land, इसमें मैंने क्या लिखा है, नया कौन चीज क्या ऐड किया है, I have added per unit area because this is exactly the same thing which has been mentioned in the definition. Population density means the number of individuals which are present per unit area. The area should be per unit. ठीक है, so this is the difference between the population size and a population density. So basically population density हम जनरली उन केसेस में यूज करते हैं जिसमें एक्चुअली काउंटिंग द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. ठीक है, अब हाउ कैन द पॉपुलेशन डेंसिटी इन एन एरिया चेंज. The population density in a given habitat during a given time period, it changes due to the changes in four basic processes. किसी भी एरिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, हाउ कैन इट चेंज, इट कैन चेंज ड्यू टू दीज फोर बेसिक processes. Now, what are those four basic processes? They are natality and immigration and mortality and emigration. Natality and immigration मतलब अभी we'll define them. Natality and immigration क्या करेंगे? They will increase the size of the population. Increase the size of population कैसे करेंगे? By adding more individuals into the population. Where on the other hand, mortality and emigration क्या करेंगे? They will basically decrease the size of the population because they will remove जितने भी total number of individuals इनिशियली बिगनिंग में उस पॉपुलेशन में प्रेजेंट थे, उसमें से कुछ इंडिविजुअल्स मर जाते हैं या फिर सम ऑफ देम माइग्रेट टू सम अदर प्लेस, उसके वजह से जो ओरिजिनल पॉपुलेशन साइज है इट डिक्रीजेस. सो दैट इज बेसिकली द मोर्टालिटी एंड इमिग्रेशन. ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी. पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट स्पेस और पर यूनिट एरिया, कुछ भी इसको लिख सकते हैं. अच्छा, जस्ट लाइक आई सेड कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है किसी भी एरिया का, इट कैन चेंज बेसिकली ड्यू टू द फोर रीजंस. सो immigration will contribute to the increase in the population density, whereas emigration will contribute to the decrease in the population density. Similarly, natality will contribute to increase in population density and mortality will contribute to decrease in population density. Okay? Now, what are these things? Natality, what is natality? Natality means it refers to the number of births during a given period in the population that are added to the initial density. Suppose मैं किसी एरिया में, इसी एरिया में सपोज हम टॉकिंग अबाउट किसी भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन, तो इनिशियली सपोज मैं सपोज एक टाइम पीरियड की बात करें, हम टॉकिंग अबाउट 1 year. ठीक है, सपोज इन किसी एक इस एरिया में जो रैबिट की पॉपुलेशन है इनिशियली, मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, सपोज इफ इट वाज 30. ठीक है, in the beginning of the year, suppose the population of rabbit was 30 and after 1 year the population came out to be 45. ठीक है, तो ये क्या हो गया, नेटालिटी. नेटालिटी मतलब कि इनिशियली ईयर के बिगिनिंग में द रैबिट पॉपुलेशन वाज 30 बट बाय द एंड ऑफ द ईयर द पॉपुलेशन बिकेम 45. तो मतलब पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है. And increase कैसे हो रहा है? Because due to the birth, the population is increasing. So this is actually the natality. So natality means the number of births during a given period in the population that are added to the initial density. So अगर मुझे यहाँ पे तो नेटालिटी को कैलकुलेट करना है, सो हाउ विल आई कैलकुलेट? n इज इक्वल टू नेटालिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बर्ड्स इन अ ईयर. तो इनिशियली 30 था एंड बाद में 45 हो गया, सो कितना हो गया, नंबर ऑफ बर्ड्स कितने हो गए, 15. ठीक है, एंड टोटल पॉपुलेशन इन अ ईयर, टोटल कितनी पॉपुलेशन रही जनवरी 1 से लेकर 31 दिसंबर तक, टोटल कितनी पॉपुलेशन रही है, उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे. सो दिस इज हाउ वी कैन एक्चुअली कैलकुलेट द नेटालिटी. ठीक है, सेम हम लोग ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए भी करते हैं. बोलो.
तुम्हारी आवाज बहुत स्लो आ रही है। अब बोलो। हाँ। हाँ। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं गिन रहे। सपोज मैं इस एरिया की बात कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ रैबिट पॉपुलेशन की, ठीक है। मैं कोई और स्पीशीज की बात नहीं कर रही हूँ, ओनली एंड ओनली टॉकिंग अबाउट द रैबिट पॉपुलेशन। तो इस एरिया में ऑन January 1 टोटल नंबर ऑफ रैबिट्स देवर एक्चुअली 30, ठीक है। तो अब मेरे को नेटालिटी कैलकुलेट करनी है इस पर्टिकुलर एरिया की। तो December 31 तक इस एरिया में, अगेन टॉकिंग अबाउट द रैबिट स्पीशीज ओनली, तो उस पूरे साल में रैबिट के कितने बर्ड्स हुए हैं, एंड इफ आई डिवाइड इट बाय द टोटल पॉपुलेशन, उस पूरे एक साल के इंटरवल में कितनी पॉपुलेशन रही है, उससे अगर इफ आई डिवाइड इट आई विल गेट द नेटालिटी। जिस भी हम ऑब्वियसली एक स्पीशीज की बात करते हैं, इस एरिया में सपोज डॉग्स भी रह रहे हैं या काउस भी है या और भी एनिमल्स हैं, और भी स्पीशीज हो सकते हैं, बट एट वन पर्टिकुलर टाइम आई विल ओनली टॉक अबाउट वन स्पीशीज। अगर मैं इस एरिया में बात कर रही हूँ तो हम राइट नाउ करेंटली टॉकिंग ओनली एंड ओनली अबाउट द रैबिट। काउ स्पीशीज दे डू नॉट मैटर, जो डॉग्स या कैट्स प्रेजेंट है दे डू नॉट मैटर। अभी करेंटली मैं ओनली टॉकिंग अबाउट द रैबिट स्पीशीज। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है इस एरिया में कितने रैबिट्स बाहर से आ रहे हैं या कितने यहाँ से बाहर जा रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में वी आर कंसिडरिंग कि कोई भी इन 30 रैबिट्स में से कोई भी यहाँ से रैबिट बाहर दूसरे एरिया में नहीं गया है, ना ही कोई बाहर से कोई रैबिट इस पर्टिकुलर एरिया में आया है। बात समझ में आ रही है? So this is how we calculate the natality. Similarly, with the mortality means the number of deaths in the population during a given time period. Same चीज है, जैसे इसमें initially 30 rabbits थे, at the end of the year suppose rabbits का population decrease होके वो कितना रह गया, suppose वो 15 रह गया, ठीक है। तो कितनी डेथ हुई है, मतलब कि कितनी उस पूरे एक ईयर के अंदर कितनी डेथ हुई है, डिवाइडेड बाय अगेन द सेम थिंग टोटल पॉपुलेशन, उस एक साल के अंदर कितनी पॉपुलेशन रही है, तो उससे हम डिवाइड करेंगे तो वी एक्चुअली गेट द मोर्टालिटी, ठीक है। एंड जैसे अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करते हैं, रैबिट्स के केस में तो चलो कैलकुलेशन इज वे मच इजियर, बट इफ वी टॉक अबाउट अस, इफ वी टॉक अबाउट द ह्यूमन पॉपुलेशन, अगर हम एक ईयर का भी पूरा स्पैन लेते हैं, तो उसमें भी अगर हम टोटल पॉपुलेशन उस एक ईयर की कैलकुलेट करते हैं तो बहुत मतलब एक टीडियस टास्क हो जाता है। तो हमारे जैसे केसेस में हम इस टोटल पॉपुलेशन में जो ये और वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें हम जनरली मीन लेके चलते हैं, अरिथमेटिक मीन लेके चलते हैं, बिकॉज उस एक ईयर के अंदर सारे ह्यूमन बींग्स को काउंट करना, कितना इंक्रीज हो रहा है कितना डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज हर सेकेंड में हर मिनट के अंदर इतने बर्ड्स हो रहे हैं, तो ये एक्चुअल में एग्जैक्ट नंबर कैलकुलेट करना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इस वाले केस में हम क्या करते हैं, हम जनरली जब टोटल पॉपुलेशन हमको काउंट करनी होती है तो उस केस में हम जनरली अरिथमेटिक मीन लेके चलते हैं, एवरेज लेके चलते हैं, ठीक है। सिमिलरली जो थर्ड टर्म है दैट इज एक्चुअली इमिग्रेशन। इमिग्रेशन मीन्स सपोज इस एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पे 30 रैबिट्स आर प्रेजेंट, एंड इफ में सपोज देर आर 5 रैबिट्स जो किसी दूसरे, ये ए एरिया है एंड ये किसी बी एरिया से ये 5 रैबिट्स इस ए एरिया में आके माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। तो जब इस ए एरिया में ये 5 रैबिट्स आके माइग्रेट कर गए, तो जो इसकी इनिशियल पॉपुलेशन 30 थी, तो वो इंक्रीज होने के बाद कितनी हो गई, 35, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आई रिटन जो नेटालिटी एंड इमिग्रेशन है, दे एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट टू द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, ठीक है। सो इमिग्रेशन क्या होगा, इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड। मतलब जैसे मैंने बोला, बी एरिया से 5 रैबिट्स दे हैव माइग्रेटेड टू दिस ए एरिया, ठीक है। सो दिस इज इमिग्रेशन। Similarly, emigration क्या होता है, it is the number of individuals of a population who have left the habitat and gone elsewhere during the time period. Similarly, अब जैसे यहाँ पे 5 rabbits आ रहे थे, अगर मैं बोलूं इन 30 rabbits में से 5 rabbits यहाँ से माइग्रेट, यहाँ से निकल के बी एरिया में चले जाते हैं, तो बी एरिया में चले जाएंगे, तो बाद में यहाँ पे सिर्फ कितने रैबिट्स रह जाएंगे, देयर विल बी ओनली 25 रैबिट्स लेफ्ट।
बात समझ में आ रही है? So emigration, it is the number of individuals of a population who left the habitat and gone elsewhere during that time period. So therefore, the natality and immigration, they will always contribute to the increase in population, and mortality and immigration, they will contribute to the decrease in population. ठीक है? तो इसीलिए प्लस मीन्स कि पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, एंड माइनस मीन्स कि पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहे हैं. इज इट क्लियर? इसके बाद में वी हैव टू एक्चुअली गिव अ स्टेटमेंट कि अगर एक टाइम पे मतलब इनिशियली एट टाइम टी पे अगर पॉपुलेशन डेंसिटी एन है, so if we have to calculate the population density at time t plus 1, so how will we calculate? So उसके लिए there's a formula. आप you can write it down first and then I'll write down that formula. इतने में कुछ डाउट है तो you can ask, कोई डाउट है तो क्लियर कर सकते हो.
See, so including these four factors, agar at time t, if the population density is n, and if we have to calculate the population density at time t plus 1, so how do we do that? So there's a formula to calculate the population density at time t plus 1. So how do we do that? So the population density at time t plus 1 is equal to the population density at time t plus total number of births plus the number of immigrants, total number of immigration कितना हुआ है, minus total number of deaths plus the emigration. ठीक है, मतलब कि कितने इंडिविजुअल्स किस एक उस एक एरिया में कितने बर्थ्स हुए हैं एंड कितने लोग इंडिविजुअल्स किसी दूसरी पॉपुलेशन से आके एक उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में एड अप हुए हैं. सिमिलरली कितनी डेथ्स हुई है, हाउ मेनी इंडिविजुअल्स हैव माइग्रेटेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया. So if we want to say कि that the population density is actually increasing, तो कैसे बोलेंगे हम कि population density actually increase कर रही है? So the population density will increase if the number of births plus the number of immigrants, they are actually greater than the number of deaths plus the number of immigrants. ठीक है, क्योंकि जब तक ये ज्यादा नहीं होंगे population density obviously increase नहीं होगी. And if the population density is decreasing, so how will it happen? कि जो number of births plus immigrants है, it is lesser than the total number of deaths plus the immigrants. ठीक है, so this is the formula to calculate the population density at time t plus 1, which is equal to population density at time t plus number of births plus immigrants minus total number of deaths plus the number of immigrants. ठीक है, so this is how we calculate the population density. So this is, we have already talked about कि what is population size, what is population density, what are the four factors which actually affect the population density, and how do we calculate the population density. ठीक है, now we will see how to measure or various ways to measure the population density. कि what are the various ways to measure the population density. So जैसे मैंने बोला कि हर organism के लिए counting the actual individuals is not a suitable way to calculate the population size. तो ठीक है, तो उस केस के अंदर we actually consider the population density. So how do we measure that? So population size is actually estimated by taking one or more samples from the population and use these samples to make inferences about population as a whole. मतलब obviously जैसे मैंने बोला कि we can't actually just go and count each and every individual. Like किसी अगर बैक्टीरिया का पॉपुलेशन काउंट करना है, so that is very impossible. उसके अंदर तो we have to take the biomass, क्योंकि नंबर तो काउंट करना इट इज इम्पॉसिबल. चाहे हम पूरा लाइफ टाइम भी लग जाए तो भी वी कैन नॉट कैलकुलेट द टोटल नंबर. बेसिकली नंबर कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं बैक्टीरिया का. ठीक है, सो जो वेज बहुत सारे होते हैं, जो पर जो सबसे जो मोस्ट कॉमन वेज है एंड जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं to calculate the population size, they are actually the quadrant method and the mark and recapture method. इसमें क्या होता है, देखो क्वाड्रेट मेथड में क्या होता है, दोनों के अंदर पहले डिफरेंस पहले आई एक्सप्लेन यू एंड देन उसके बाद में हम लिखेंगे. तो पहले क्वाड्रेट मेथड की बात करते हैं. क्वाड्रेट मेथड में क्या होता है कि क्वाड्रेट मीन्स जो क्वाड्रेंट्स होते हैं. ठीक है, सबसे पहले तो इसमें कौन से इंडिविजुअल्स को हम इंक्लूड करते हैं, इसमें हम ऑल द इमोबाइल ऑर्गेनिजम्स दे आर इंक्लूडेड. इमोबाइल मतलब those who cannot move from their position. For example, जैसे कि what we can take the example of plants or the organisms which move at a very small pace. मतलब बहुत ही slow pace पे चलते हैं and very slow paced organisms. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे स्नेल है, स्नेल बहुत ही स्लो पेस पे चलता है. तो क्वाड्रेट मेथड में एक सिंपल सी चीज है कि जो क्वाड्रेट मेथड है उसमें हम जनरली वो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड करते हैं जो इमोबाइल है. ठीक है, अब इसको करते कैसे हैं कैलकुलेट, कि सपोज ये पूरा, सपोज ये एक एरिया है, इस पूरे एरिया के अंदर मैं सपोज प्लांट पॉपुलेशन को, किसी भी कोई भी प्लांट पॉपुलेशन है, मेरे को उसको उसकी प्लांट पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है. ठीक है,
अब ये कोई बहुत बड़ा सा एरिया है, मुझे इस एरिया में उस प्लांट की पॉपुलेशन को टोटल नंबर जितना है वो कैलकुलेट करना है। इफ आई एक्चुअली गो ऑन काउंटिंग, स्टार्ट काउंटिंग कि इंडिविजुअल प्लांट्स कितने हैं, दैट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, सो क्या करते हैं, क्वाड्रेट मेथड में एक पर्टिकुलर साइज डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, वो साइज ऐसे डिसाइड करते हैं कि मतलब जिसकी मेजरमेंट्स वेरी बहुत इजी हो। क्वाड्रेट मीन्स एक क्वाड्रेंट कंसिडर करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हर जगह पे इस एरिया को क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। सपोज इफ आई स्टार्ट डिवाइडिंग दिस एरिया इनटू द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब जनरली क्वाड्रेंट मतलब एक ऐसा फोर साइडेड फिगर जिसके अंदर हम किसी एरिया को डिवाइड कर सकें। और जनरली इस क्वाड्रेंट मेथड में टिपिकली हर बार एक स्क्वायर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो इस पूरे बड़े एरिया में मेरे को क्या करना है, जाके या जो साइंटिस्ट है वो पॉपुलेशन साइज कैलकुलेट करना होता है। व्हाट डिड यू डू एक्चुअली, सपोज करें इतने छोटे सी एरिया की बात करते हैं, तो वो क्या करेंगे, दे विल टेक सम नीडल्स और एनीथिंग। ठीक है, नीडल्स लेंगे, तो एक नीडल को वो यहाँ पे पिन करेंगे, एक नीडल को यहाँ पे पिन करेंगे, एक नीडल यहाँ पे पिन करेंगे, यानी एक नीडल यहाँ पे पिन करेंगे। एंड ये जो मेजरमेंट है एक डेफिनेट साइज की होगी। सपोज सबसे इजिएस्ट मेथड लेके चलते हैं, ये 1 मीटर ले लिया और ये भी 1 मीटर ले लिया। सो बेसिकली मैंने जितने भी मैं स्क्वायर्स ड्रॉ करूंगी, जितने भी क्वाड्रेंट्स बनाऊंगी, उनका मेरे को एक ही साइज रखना है बेसिकली। तो सपोज इफ आई एम टेकिंग 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो अब ये जो यहाँ पे ये नेल्स लगाए हैं, तो इनको क्या करेंगे, अब एक थ्रेड लेंगे, उस थ्रेड से ये चारों तरफ ऐसे ये स्क्वायर बना देंगे। बिकॉज अभी तो सिर्फ ये नीडल वो सॉरी नेल्स लगे हुए हैं, बट वी हैव टू एक्चुअली मेक अ स्क्वायर। तो क्या करेंगे, अब एक थ्रेड लेके इस पूरे एरिया को यहाँ पे सब जगह थ्रेड लगा देंगे। ठीक है, अब ऐसे ही मेरे को ऐसे क्वाड्रेंट्स इस पूरे एरिया में ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो ऐसे इस पूरे एरिया में सपोज मैंने ये ऐसे क्वाड्रेंट्स ड्रॉ कर दिए, सभी के सभी का साइज क्या है, 1 मीटर बाय 1 मीटर। ठीक है, सपोज टोटल कितने स्क्वायर ड्रॉ हुए, टोटल 9 क्वाड्रेंट्स ड्रॉ हुए। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है कि अब ये जैसे एक स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर के अंदर कितने प्लांट्स आ रहे हैं, मतलब जिस भी स्पीशीज प्लांट स्पीशीज का मेरे को पॉपुलेशन साइज कैलकुलेट करना है। तो आफ्टर ड्रॉइंग दीज क्वाड्रेंट्स व्हाट एम आई गोइंग टू डू, तो सपोज इफ आई एम टेकिंग दिस क्वाड्रेंट, ठीक है, एंड सपोज यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, दीज आर द वेरियस प्लांट्स। तो हर क्वाड्रेंट के अंदर कितने प्लांट्स हैं, उन हर क्वाड्रेंट्स के अंदर मैं उसको काउंट कर लूंगी। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में सपोज 8 है, इसमें 12 है, इसमें 15 है, इसमें 17 है, इसमें 5 है, इसमें 3 है, ऐसे करके हर क्वाड्रेंट में रैंडम लोकेशन पे मेरे को, चलो सभी में भी काउंट नहीं करना है सपोज, क्योंकि एरिया बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो पूरे एरिया के अंदर ऐसे स्क्वायर ऐसे क्वाड्रेंट्स ड्रॉ करना वो भी एक बहुत डिफिकल्ट जॉब है, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। तो सपोज मैं क्या कर रही हूँ, उस पूरे बहुत बड़े एरिया में मैं ऐसे रैंडम ऐसे कई जगह पे क्वाड्रेंट्स ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, तो क्वाड्रेंट्स, बट एक चीज जो ध्यान रखनी है, वो सभी का एक साइज, जो क्वाड्रेंट का साइज है दैट हैज टू बी द सेम। ठीक है, तो अब ये जो रैंडम क्वाड्रेंट्स ड्रॉ करें उस बहुत बड़े एरिया में, तो जो भी रैंडम क्वाड्रेंट्स मैंने चूज किए उसके अंदर आई कैलकुलेट द टोटल नंबर। ठीक है, तो हर जब सब क्वाड्रेंट्स का नंबर मेरे पास आ जाएगा, तो उस बेसिस पे आई विल गिव एन एस्टिमेट कि इस पूरे बड़े एरिया में हाउ मेनी प्लांट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशीज आर एक्चुअली प्रेजेंट। सपोज हम मैंगो प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो मैंगो प्लांट्स में इस एरिया में सपोज कितने निकले, इसमें कितने निकले, इसमें कितने भी रैंडमली मैंने काउंट कर लिया, एंड जब सभी क्वाड्रेंट्स के मेरे पास टोटल नंबर आ गया, तो उसके बेसिस पे आई गिव अ कंक्लूजन कि बेसिकली ये एस्टिमेट होगा। ऑब्वियसली ये एग्जैक्ट नंबर नहीं होगा, हम सिर्फ एस्टिमेट लगा सकते हैं कि इस एरिया में पर यूनिट एरिया कितने प्लांट्स प्रेजेंट है। तो जैसे इसमें मैंने बोला कि इसमें 8 प्लांट्स निकल के आए, इसमें 12, इसमें 15, तो जब सबका नंबर आ जाएगा तो मैं एक एवरेज मीन कैलकुलेट करूंगी। ठीक है, तो जब वो एवरेज मीन कैलकुलेट हो जाएगा, तो उसके बेसिस पे सपोज एवरेज मीन निकल के आता है 12। ठीक है, सो दिस मीन्स के
इसके बेसिस पे मेरा कंक्लूजन क्या निकलेगा कि जो भी मेरा एरिया है, मतलब जो मेरा एरिया ऑफ कंसिडरेशन है, जिस भी एरिया में मेरे को मैंगो प्लांट्स को काउंट करना था, उसके बेसिस पे जब ये मैंने क्वाड्रेंट्स ड्रॉ करके एवरेज मीन निकाल लिया, पूरा नंबर निकाल लिया, तो उस बेसिस पे मेरा नंबर आया 12. सो ऑन दिस बेसिस आई कैन कंक्लूड कि उस पर्टिकुलर एरिया में 12 mango plants per unit area are present. So what will I say? Ki the population density of mango plants in that particular area is actually 12 plants per unit area. ठीक है? So this is a quadrant method. Basically the important thing is कि जो methods हैं, which is the quadrant method and the mark recapture method, एक तो ये पुराने methods हैं, अभी तो शायद ये यूज भी नहीं होते होंगे, अब तो बहुत ज्यादा, क्योंकि साइंटिफिकली सब कुछ एडवांस्ड आ गया है, तो एनिमल्स के पीछे वो रेडियो कॉलर टेक्निक के थ्रू या उनके ऊपर कुछ सेंसर्स लगा के कैमराज या बहुत और भी एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं, उसकी वजह से वी कैन एक्चुअली कैलकुलेट. बट देर आर सम स्टिल साइंटिस्ट जो ऐसे कन्वेंशनल मेथड्स को यूज करते हैं, बट अगेन ये जो मेथड्स है दे डू नॉट गिव यू द एक्यूरेट नंबर. ठीक है, तो ये तो क्वाड्रेंट मेथड हो गया. अब मार्क एंड रीकैप्चर मेथड में क्या होता है? मार्क एंड रिकैप्चर मेथड में सपोज मैं एक फॉरेस्ट की बात करती हूँ. ठीक है, मैं टॉक अबाउट अ फॉरेस्ट एंड आई हैव टू कैलकुलेट द पॉपुलेशन ऑफ डियर. डियर पॉपुलेशन का मेरे को साइज कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो मार्क एंड रिकैप्चर मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले रैंडमली मैं उस फॉरेस्ट पे गई. ठीक है, एंड आई ट्राइड कलेक्टिंग द नंबर ऑफ डियर. तो मतलब एक बार में मेरे को जितने भी डियर मिल पाए, तो सपोज जब मैं फर्स्ट टाइम उस फॉरेस्ट में गई तो मेरे को 50 डियर मिले. ठीक है, आई एक्चुअली एनकाउंटर्ड 50 डियर फॉर द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू द फॉरेस्ट. फिर मैंने क्या किया, जो ये मैंने 50 डियर लिए, मतलब जो जो मेरे को मिले, उनको मैंने क्या किया, टैग कर दिया. टैग कैसे कर दिया, मतलब कि कोई एक ऐसा आइडेंटिफिकेशन मार्क इन डियर के ऊपर लगा दिया कि सो दैट बाद में एक डेफिनेट टाइम पीरियड के बाद में व्हेन आई एक्चुअली अगेन एनकाउंटर, और जब मेरे को और डियर के मेंबर्स मिले और डियर पॉपुलेशन मिले, तो मेरे को इजी रहे याद करने में, टू रिकॉल करने में कि कितने डियर मार्क्ड है एंड कितने अनमार्क्ड है. ठीक है, तो सपोज मेरे को फर्स्ट टाइम में जब डियर मिले तो उन सब डियर को मैंने टैग कर दिया.